Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about theories of human development. So whenever we talk about theories of human development, इसमें कौन कौन सी theories आती हैं? ये सारी theories जो है ये बहुत ही ज़्यादा important है from the exam point of view. यहाँ से सबसे ज़्यादा question जो है एग्जाम में पूछा जाता है theories में से. जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज साइकोडायनामिक और साइको एनालिटिक थ्योरी. तो यहाँ पे साइकोडायनामिक और साइको एनालिटिकल का क्या मतलब है, जो कि यहाँ पर ब्रेन रिलेटेड होगा. ठीक है, जो भी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या बिहेवियर डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड जो थ्योरीज आएंगी दैट इज साइकोडायनामिक और साइको एनालिटिक थ्योरी. ये एक आपका फ्लो चार्ट दिया है मैंने, जिसमें सारी थ्योरीज को मैंने कंबाइन कर दिया है कि इस जो यूनिट था आपका चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें किस किस तरीके की थ्योरीज आती है, कौन कौन सी थ्योरीज किसने दी है, इन सब के आपको नाम याद रखने हैं. क्योंकि एग्जाम में जनरली यहाँ से मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरीज है वो किसने दी है, थ्योरीज जो है वो किस पे बेस है, या फिर आपको क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस से. ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस में कि आपको स्टेप्स दे दिए जाएंगे. जैसे अभी हम एक दो थ्योरीज जब पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि कैसे हमें स्टेप्स को अरेंज करना है. उसका क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे थर्ड आता है आपका एलिमिनेशन, जिसमें आपको एलिमिनेट करने होते हैं ऑप्शंस को और कुछ बताना होता है. आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से यू हैव टू एलिमिनेट 1 और एटलीस्ट 2 जिसमें आपको जो थ्योरीज रिलेटेड होंगे. तो यहाँ पे जो फर्स्ट थ्योरी है वो है सिगमंड फ्रूड की. सिगमंड फ्रूड ने 2 थ्योरीज दी थी, एक थी साइको एनालिटिक थ्योरी, एक थी साइको सेक्सुअल थ्योरी. तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि साइको जो आपका साइको एनालिटिक या साइको डायनामिक थ्योरी क्या है और साइको सेक्सुअल थ्योरी क्या है. दूसरी जो थ्योरी दी थी दैट इज साइको सोशल थ्योरी एंड इट इज गिवन बाय एरिक एरिक्सन. ठीक है, ये वाली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एरिक एरिक्सन वाली भी जनरली स्टेप्स में पूछी जाती है और साइको एनालिटिक थ्योरी भी जो है वो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है. तो एरिक एरिक्सन में यहाँ पर आएगी ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज, अब्राहम मैस्लो थ्योरी, ये वाली मेन है. देन यहाँ पर आएगी कार्ल रोगर्स थ्योरी. ये थी सारी साइकोसेक्सुअल थ्योरी, और सॉरी साइकोसेक्सुअल थी आपका सिगमंड फ्रूड वाली, एरिक एरिक्सन की थी साइको सोशल थ्योरी. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज, अगर हम बिहेवियर के डिपेंड पे बिहेवियर के एस्पेक्ट को देखें तो यहाँ पे बिहेवियर थ्योरीज में सबसे फर्स्ट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. नेक्स्ट यहाँ पे स्किनर्स ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको इवान पावलोव ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है. दूसरा फ्रेडरिक स्किनर्स, इसको स्किनर्स के नाम से भी जाना जाता है, स्किनर्स ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी. एंड थर्ड वन इज क्लार्क हल्स थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ये सारी ह्यूमन बिहेवियर रिलेटेड थ्योरीज थी. तो ये सारी थ्योरीज जो है हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, और इन थ्योरी से बहुत ज्यादा जो एग्जाम में वो क्वेश्चन है आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी थी वो साइको एनालिटिक थी, या फिर आप उसको साइको डायनामिक भी बोल सकते हो. इसमें दो थ्योरी है, सिगमंड फ्रूड थ्योरी एंड सेकंड वन इज सिगमंड फ्रूड थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिक, जिसमें साइको एनालिटिक थ्योरी थी. सेकंड जो थ्योरी थी फ्रूड साइकोसेक्सुअल थ्योरी, ये भी आपके सिगमंड फ्रूड ने दी थी. नेक्स्ट थ्योरी जो थी एरिक एरिक्सन की दैट इज साइको सोशल थ्योरी. ठीक है, बेस्ड ऑन द सोशल इंटरैक्शन, बेस्ड ऑन द एनवायरमेंट. नेक्स्ट इसमें फर्स्ट आपकी ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज थी, सेकंड अब्राहम मैस्लो थ्योरी थी, और इसमें थर्ड जो थी वो थी कार्ल रोगर्स थ्योरी. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें फर्स्ट थी इवान पावलोव थ्योरी. मतलब यहाँ पे पावलोव की थ्योरी थी दैट बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है when he get a stimulus or a response. नेक्स्ट इसके बाद थी यहाँ पे फ्रेडरिक की, और इसको आप स्किनर्स ऑपरेंट थ्योरीज के नाम से जान सकते हो. और थर्ड यहाँ पे थी क्लार्क हल थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सो अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे. और हाँ, फोर्थ यहाँ पर एक कॉग्निटिव थ्योरी भी है जो कि जीन पियाजे ने दी थी. ये वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है. मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में कोल्सबर्ग की थ्योरी है, एंड लर्निंग थ्योरी में थॉर्नडिक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग है. ये सारी थ्योरीज जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मेन है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, पहले हिस्टोरिकल व्यू पढ़ लेते हैं कि जब हम थ्योरीज बनाना स्टार्ट करें, जब थ्योरीज बनना शुरू हुई थी तो सबसे पहले फर्स्ट जो थ्योरी थी वो हिस्टोरिकल व्यू था. मतलब हम कैसे हिस्ट्री में देखते हैं. ठीक है, हिस्टोरिकल व्यू क्या है चाइल्डहुड का,
तो पहले क्या था, जैसे हमारे पास 4 स्टेज आती है, इन्फेंसी स्टेज, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इन्फेंसी स्टेज, फिर एडोलेसेंट स्टेज, देन यहाँ पर एडल्टहुड, देन ओल्ड एज। तो यहाँ पर अगर मैं इन स्टेजेस की बात करूं तो हमने ये सारे फैमिली लाइफ साइकिल में पढ़ा था या फैमिली लाइफ स्टेजेस में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जो हिस्टोरिकल व्यू है, हिस्टोरिकल व्यू जो पहले के टाइम में देखी जाती थी, हिस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू द चाइल्डहुड, उसमें क्या माना जाता था कि यहाँ पर ये सारी स्टेजेस जो हैं ये एक ही थी, ठीक है। हम अलग अलग स्टेजेस में उनको डिफरेंशिएट नहीं करते थे। पहले हम क्या करते थे, सबको क्या बोलते थे, जो बच्चे हैं, जो इन्फेंसी, एडोलेसेंट या एडल्ट स्टेज में आते हैं किड्स, उनको हमने क्या बोला था, जनरली इन्फेंसी और एडोलेसेंट स्टेज में उनको हमने बोला था मिनिएचर एडल्ट, ठीक है। कि पहले बच्चे को क्या कंसिडर किया जाता था, मिनिएचर एडल्ट। हम पहले उनको कैटेगराइज नहीं करते थे इन द इन्फेंसी स्टेज, इन द एडोलेसेंट स्टेज, इन द अडल्टहुड स्टेज। हम किसी भी लोगों को यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में हम कैटेगराइज नहीं करते थे, सिर्फ हम बच्चों को क्या बोलते थे, दे आर द मिनिएचर एडल्ट। तो यहाँ पर हर एक का जो चाइल्डहुड है वो एडल्टहुड से डिफरेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल व्यू में क्या था, पहले ये वाली सारी कैटेगरीज जो है वो नहीं बनी हुई थी सबको, जैसे ना इन्फेंसी स्टेज थी ना एडोलेसेंट, तो यहाँ पर हम मिनिएचर एडल्ट बोलते थे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फिलोसफिकल व्यू, दिस इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी। यहाँ पे फिलोसफी क्या थी, देखो जो फर्स्ट फिलोसफी थी दैट इज टेब्यूला रासा। इसका क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है और इसके बहुत सारे PYQs भी आते हैं, ठीक है। PYQs जब मैं आपको कराऊंगी तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे टेब्यूला रासा जो है कैसे क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में कैसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो थ्योरी थी दैट इज टेब्यूला रासा, मतलब फिलोसफी क्या थी, ठीक है। हम फिलोसफी से कैसे डिवाइड कर रहे थे थ्योरीज को, तो यहाँ पे जो फर्स्ट थ्योरी थी दैट इज टेब्यूला रासा। टेब्यूला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट, ठीक है। टेब्यूला रासा का मतलब क्या है यहाँ पर, ब्लैंक स्लेट। इस ब्लैंक स्लेट का मतलब क्या है, जैसे पहले स्लेट्स आती थी तो वहां पे जो बच्चे हैं जब भी बोर्न होते हैं दे आर लाइक ब्लैंक स्लेट्स, उनको किसी भी तरह की नॉलेज नहीं होती, किसी भी तरह की कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, किसी भी तरह की उनके पास लर्निंग नहीं होती। तो हम कैसे कंसिडर करते हैं कि चिल्ड्रंस आर कंसिडर एज ब्लैंक स्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे टेब्यूला जो है, हाँ टेब्यूला रासा की थ्योरी फर्स्ट किसने दी थी, जॉन लॉक ने दी थी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जॉन लॉक है उसने थ्योरी दी थी टेब्यूला रासा की। तो टेब्यूला क्या है, एक कॉमन रोमन वर्ड है जिसका मतलब होता है वैक्स टैबलेट, ठीक है। उसने क्या बोला, जब बेबीज बोर्न होते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ चिल्ड्रंस वर ब्लैंक स्लेट्स। पहले कैसे होते हैं वो, ब्लैंक स्लेट्स होते हैं, उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता उनको कैसा मतलब बिहेवियर है, कैसा उनका लर्निंग एनवायरनमेंट है, कैसे उनको रिएक्ट करना है, दे आर लाइक ब्लैंक स्लेट्स, वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, उनको किसी भी तरह की नॉलेज जो है वो नहीं होती। तो वो कैसे होते हैं, दे आर लाइक ब्लैंक स्लेट्स। इस ब्लैंक स्लेट्स को क्या बोलते हैं हम, टेब्यूला रासा बोलते हैं ब्लैंक स्लेट्स को। एंड व्हाट दे बिकम वाज डिपेंडेंट ऑन द लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर वो लर्न करते हैं और एक्सपीरियंस जो है वो करते रहते हैं। मेन फैक्टर क्या होता है उनका, एनवायरमेंट। लर्निंग का मेन फैक्टर क्या है, एनवायरमेंट, चाहे वो फैमिली एनवायरमेंट हो, चाहे वो आउटसाइड एनवायरमेंट हो, ठीक है। तो वो लर्निंग बेसिकली कहाँ से होती है, एनवायरमेंट से होती है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे ही वो एनवायरमेंट से लर्न करता रहता है। तो इसमें जो हम फिलोसफिकल व्यू पढ़ते हैं ये सारी फिलोसफी है, ठीक है। फर्स्ट फिलोसफी दी थी जॉन लॉक ने जिसको नाम दिया था टेब्यूला रासा। टेब्यूला रासा का मतलब जो बच्चे हैं दे आर बोर्न लाइक अ ब्लैंक स्लेट्स, उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता, उनको कुछ भी लर्निंग नहीं होती, किसी भी तरह का उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, बस जो वो देखते हैं वैसे ही रिएक्ट करते हैं या फिर लोगों से सीखते हैं, अपने एनवायरमेंट से लर्न करते हैं। तो टेब्यूला रासा का मतलब है यहाँ पे ब्लैंक स्लेट और यहाँ पे वैक्स टैबलेट, ठीक है। मतलब बिल्कुल ब्लैंक वो जो है बोर्न होते हैं, उसके बाद वो इन्वायरमेंट से जो है वो सीखते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी इट इज गिवन बाय द जॉन लॉक व्हिच इज नेम्ड एज टेब्यूला रासा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो थ्योरी है दैट इज इनेट गुडनेस व्यू। इनेट गुडनेस व्यू का मतलब क्या है, ये जो थ्योरी दी थी ये दी थी जीन जैकस रॉसिक्यू ने, ठीक है, जो कि 1712 और 78 में आई थी। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना उनको क्या करना है, देखो ये वाली भी मैच द फॉलोइंग में आती है, ठीक है।
जैसे टेब्यूलर ऐसा की दे दी, फिलोसफिकल थ्योरी या इनेट गुडनेस व्यू की दे दी। इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं ना, वो कैसे, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको ज्यादा केयर नहीं दिखानी चाहिए, बच्चे को हम नेचुरली ग्रो होने देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो नेचुरली ग्रो होगा तो वो बहुत सारी लर्निंग करेगा, है ना। बट अगर उनको पेरेंट्स, जैसे हमने पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ी थी, जैसे हमने पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ी थी जिसमें हमने ऑथोरिटेरियन पढ़ी थी, अगर हम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग रखेंगे तो बच्चा क्या है वैसे ही ग्रो करेगा। अगर पेरेंट्स उसको एग्रेसिव नेचर दिखाएंगे तो बच्चा है उसमें भी एग्रेसिव नेचर है जो आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इनेट गुडनेस व्यू में इन्होंने क्या बोला था, जॉन जैकस रेस्की ने क्या बोला था कि द चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू ग्रो नेचुरली विदाउट टू मच पेरेंटल मॉनिटरिंग और कॉन्स्टेंट। उनको ज्यादा जो है पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं दिखानी चाहिए, बच्चों को ज्यादा केयर नहीं दिखानी चाहिए, वो उनको नेचुरली ग्रो होना चाहिए, ज्यादा उनको जो है उन पर फोकस्ड नहीं होना चाहिए, उनको नेचुरली ग्रो होने दो, सो दैट जो बच्चा है वो बचपन से ही बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करे और लर्निंग करे। तो यहाँ पे दे आर नॉट अलाउड टू ग्रो नेचुरली विदाउट टू मच पेरेंटल, they should be allowed to grow naturally without too much of parental monitoring or constant. Children are noble savages, ठीक है, they are born with the goodness, they don't have to be nurtured or told everything about the environment। कि जो बच्चे हैं एक अच्छाई के साथ पैदा होते हैं, उनको आप खुद नहीं सिखा सकते कि ये चीज सही है ये गलत है, अगर वो नेचुरली ग्रो करेंगे तो वो खुद ही सीख जाएंगे कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। तो यहाँ पे this is all about Jean Jacques Rousseau की थ्योरी which is about innate goodness view, ठीक है, कि बच्चा जो है वो अपने आप ही नेचुरली ग्रो करता है, अपने आप ही इन्वायरमेंट से सीखता है, और बेटर है कि वो अपने आप इन्वायरमेंट से सीखे, क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट से अपने आप सीखेगा, नेचुरल ग्रो होगा, तो वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम जो है वो कर सकता है, उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए बोला था दे आर नोबल सेवेजेस। नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी आती है साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है। साइको एनालिटिक थ्योरी जो है ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था। दिस इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी क्या थी कि यहाँ पर साइको एनालिटिक थ्योरी को उसने तीन चीज में डिवाइड किया था, मतलब 3 पार्ट्स उसने बताए थे। फर्स्ट इज आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है, उसने क्लासिफाई किया थे 3 टर्म्स, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये तीनों चीज है क्या, देखो आईडी का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है इसका इसके बीच में, देखिए यहाँ पे आईडी का मतलब होता है ओरिजिनल आइडेंटिटी, ठीक है। व्हाट इज आईडी, इट इज द ओरिजिनल आइडेंटिटी और ओरिजिनल पर्सनैलिटी, ठीक है, ओरिजिनल आइडेंटिटी और ओरिजिनल पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर आईडी का मतलब जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है उससे रिलेटेड थी, हमारा ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स करता है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो आईडी है दैट इज द ओरिजिनल आइडेंटिटी। अब ये क्या है, जो आईडी है दैट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द माइंड, ठीक है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, कैसे हम वर्ल्ड को, हम बाहर जा रहे हैं, कैसे सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी उनको शो कर रहे हैं, जिनसे भी हम मिलते हैं, जिनसे भी हम इंटरैक्ट करते हैं, तो हम कैसे अपनी आईडी वहां पर शो करते हैं। तो हमारे माइंड का लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, आईडी होता है, कि हम किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज द आईडी। तो यहाँ पर इसमें क्या है, साइको, इट कंसिस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल, दैट इज इनहेरिटेड एंड दैट इज प्रेजेंट एट द बर्थ। तो ये बाय बर्थ ही होती है, ठीक है, ये डेवलप हो जाती है, बट इट इज प्रेजेंट बाय द बर्थ, कि आपने अपनी आइडेंटिटी कैसे बना रखी है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, फ्रॉइड ने क्या बोला था आईडी को, ट्रू साइकिक रियलिटी, कि किसी की ट्रू जो आपकी साइकिक रियलिटी है वो यहाँ पर क्या है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट इनर वर्ल्ड, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, आपके अनकॉन्शियस माइंड को, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड को ये क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जैसे आईडी है, आईडी का मतलब क्या है, आप अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने 3 टर्म्स दी थी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो नेक्स्ट इज ईगो को हम क्या बोलते हैं, देखिए आईडी तो क्या हो गई, आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, आईडी क्या हो गई, ओरिजिनल आइडेंटिटी या ओरिजिनल आपकी पर्सनालिटी।
बट ईगो का मतलब क्या है, जो रियलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। ईगो इज जो रियलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। जो आईडी होती है दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, ठीक है। और नेक्स्ट ईगो होता है, ये जनरली आपका कुछ ईयर्स तक आता है, मेनली 1 to 2 ईयर्स, ठीक है। 1 to 2 ईयर्स में डेवलप होता है। तो यहाँ पे ईगो का मतलब क्या है कि आप अपनी रियलिटी को कैसे मेंटेन रख रहे हो, ठीक है। अपनी रियलिटी को कैसे मेंटेन कर रहे हो। तो इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन प्लेजर एंड पेन। जब यहाँ पे इस प्लेजर और पेन का क्या मतलब है, जैसे आप बाहर निकलते हो, ठीक है, लोगों से सोशली इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे 1-2 साल के बच्चे हैं, बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो चीज सीख रहे हैं, दे लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ पर उनको सही गलत का पता चलता है कि मेरे साथ ये सही, मेरे लिए ये सही है या मेरे लिए ये चीज गलत है। तो दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लेजर एंड पेन, कि क्या चीज मुझे अच्छी लग सकती है, क्या चीज मुझे बुरी लग सकती है। जैसे ईगो भी है, दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव। अगर हमने कुछ गलत चीज करी होती है और हम उसको अपना लेते हैं कि हाँ हमने ये मिस्टेक की है एंड वी एक्सेप्ट दैट इज अ पॉजिटिव ईगो, और आप उसको ट्राई करते हो कि वो गलती दोबारा ना हो। बट अगर आप वो मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हो और इस ईगो में रहते हो कि नहीं हम तो सही है, तो दैट इज, क्योंकि आप उसको सही नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपने मिस्टेक्स को सही नहीं कर रहे हो, तो दैट इज कंसिडर्ड अंडर नेगेटिव ईगो। तो यहाँ पे जब ईगो का मतलब क्या है, जब आपको प्लेजर और पेन का बीच में बैलेंस करना आ जाता है कि हमारे लिए क्या चीज सही है और व्हाट इज रॉन्ग विद अस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ईगो का मतलब क्या है, इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन अ प्लेजर एंड द पेन। सेकेंड थिंग, इट इज अ रेशनल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी, ठीक है। हमारा जो बेसिक पार्ट है वो क्या है, हमारा ईगो है, हमारी पर्सनालिटी को जो मेंटेन करके रखता है, हमारी रियलिटी को जो मेंटेन करके रखता है। इसमें पता चलता है कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक, हमें अपने आप को कैसे बाहर रियल दिखाना है, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज ईगो। तो ये सेपरेट करता है रियल और रियलिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे ऑल्सो इट ऑल्सो सेट द स्टैंडर्ड्स कि हमें बाहर वर्ल्ड में अपने आप को कितना रियल दिखाना है, ठीक है, कैसे हम रियलिटी के साथ प्रैक्टिकल चीजों को डील करते हैं। तो वो आता है ईगो में। अब चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, डील तो आप दोनों के साथ ही करते हो, लेकिन कौन सा आपको अपने हैबिट में लेना है, पॉजिटिव ईगो, ठीक है। कौन सा आप बार बार मिस्टेक करके फिर वही चीज रिपीट कर रहे हो और उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, तो नेगेटिव ईगो। तो यहाँ पे जो ईगो है उसको क्या बोला गया कि इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन अ प्लेजर एंड पेन। जब आपको अपना अपने लिए पता चलता है कि क्या सही है क्या फिर गलत है, और अपने आप मेंटेन कैसे करते हैं रियलिटी को, तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं ईगो में, ठीक है। तो ईगो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, जैसे इंटेलिजेंस, थॉटफुलनेस एंड लर्निंग, ठीक है। आप कैसे सोच रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कितना लर्न कर रहे हो, और यहाँ पर कैसे आपके थॉट्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है आईडी और ईगो में, आईडी में क्या है, इट ओनली नोज द नीड ऑफ माइंड, ठीक है। आईडी में जो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है उसमें सिर्फ आपको पता चलता है कि आपकी माइंड की नीड क्या है। बट इन द केस ऑफ ईगो यहाँ पर क्या है, इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन प्लेजर एंड पेन। दूसरा, यहाँ पर ईगो क्या करता है, नीड ऑफ माइंड तो पता ही है कि हमारे माइंड को किस चीज की नीड है, बट यहाँ पर हम रियलिटी भी फेस करते हैं, तो दैट इज ईगो। जहां पे आप अपने माइंडसेट को बाहर प्रेजेंट करते हो, कैसे रियल वर्ल्ड को फेस करते हो, दैट इज ईगो। लेकिन आईडी में क्या है, ओनली नीड ऑफ द माइंड, ठीक है। तो ईगो किस पे बेस्ड है, रियलिटी प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट जो सिगमंड फ्रॉइड ने क्लासिफाई किया था वो था सुपर ईगो। सुपर ईगो कब डेवलप होता है, 4 to 5 ईयर ऑफ एज में, जिसको हम ग्रोन अप ईगो बोलते हैं, ठीक है, ग्रोन अप ईगो बोलते हैं। सुपर ईगो का मतलब क्या है, जब हम इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, बाहर की दुनिया से, दैट इज सुपर ईगो, ठीक है। हम सोसाइटी से कैसे डील कर रहे हैं, हमारे आइडियाज कैसे हैं, ठीक है। जैसे आप देखना 4-5 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा वो अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो में क्या आएगा कि हम कैसे अपने पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे सोसाइटी के आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा उनसे हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है, हमारे फैमिली वैल्यूज क्या है, हमारी कल्चरल वैल्यूज क्या है। तो ये जो हम सारी चीजें सीखते हैं, एनवायरमेंट से लो, चाहे पेरेंट्स से लो, चाहे रिलेटिव से लो, चाहे
फ्रेंड से लो चाहे पीयर ग्रुप से लो, तो उसको हम बोलते हैं सुपर ईगो, ठीक है। और हमें पता चलता है कि किस चीज, कोई चीज कितना सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जैसे मैं डॉरी सिस्टम की बात करूं, तो यहाँ पे कुछ लोगों को डॉरी सिस्टम एक्सेप्टेबल है आज भी, और कुछ जो है उसके अगेंस्ट रहते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि वर्ल्ड में, बाहर दुनिया में हम कैसे अपने आप को रियल शो करते हैं, और हमारे लिए एक सोशली एक्सेप्टेबल चीजें हैं या फिर नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कल्चरल डिफरेंस की बात करूं, तो यहाँ पे काफी लोगों को कल्चरल डिफरेंस की वजह से कुछ चीजें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, कुछ चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सुपर ईगो का मतलब क्या है, जब इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, हम जब सोशल इंटरैक्शन कर लेते हैं, हम पेरेंट्स से इंटरैक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोई चीज सोशल लेवल पे कितना एक्सेप्टेबल है और कैसे हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सुपर ईगो में हम सोशली कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, जैसे ऑथोरिटेटिव, अगर मैं पेरेंटिंग की बात करूं, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की बात करूं, तो पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को पनिश भी कर देते हैं। तो अगेन इट क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन अ प्लेजर एंड द पेन, ठीक है। पेरेंट्स ने मारा पीटा, दैट इज अ पेन, हमें पता चल गया कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमने रियल चीजों को फेस किया। तो यहाँ पर ये होता है सुपर ईगो, विच डेवलप्स अराउंड 4 to 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कंट्रोल हो जाता है आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो का, बट ईगो लीड्स द वे, ईगो अपना सबसे आगे रहता है, क्योंकि ये वही इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रियलिटी। दूसरा, जो पर्सनालिटी है, ये जो आपके तीनों पार्ट है ना, ये आते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी में, ठीक है। जो साइको एनालिटिक थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, उसमें यही था कि आईडी, आपका ईगो, सुपर ईगो एंड आईडी को हमें कैसे मेंटेन जो है वो करना है। तो सिगमंड फ्रॉइड की जो ये थ्योरी थी, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं एक बार फिर यहाँ पर रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, जो सिगमंड फ्रॉइड था, उसने सबसे पहले थ्योरी दी थी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सिगमंड फ्रॉइड से पहले हिस्टोरिकल व्यू पढ़ लेते हैं। हिस्टोरिकल व्यू का मतलब क्या है, पहले जो है ये किसी भी स्टेज को कंसिडर नहीं किया जाता था। पहले बोला जाता था कि बच्चे जो हैं दे आर लाइक मिनिएचर एडल्ट्स, ठीक है, वो मिनिएचर एडल्ट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फिलोसफिकल की अगर मैं बात करूँ, तो फिलोसफिकल में इसमें जीन लॉक ने बोला कि टेब्यूलर ऐसा एक फिलोसफी दी कि हर बच्चे जो है वो कैसे बोर्न होते हैं, दे आर बोर्न लाइक अ ब्लैंक स्लेट, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, वो आउटसाइड जो अपने आप ही, मतलब बाद में जो जैसे वो ग्रो करते हैं वैसे वैसे वो इन्वायरमेंट से सीखते रहते हैं। दूसरा फिलोसफिकल थ्योरी थी इनेट गुडनेस रिव्यू, मतलब जो बच्चे हैं उनको हमें ज्यादा पेरेंटिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आजकल के पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा अपने बच्चों को लेके बहुत ध्यान रखते हैं। अगर बच्चा मिट्टी में खेल रहा है तो बहुत ज्यादा उनको हाइजीन और बार बार मतलब उनको मना करते हैं कि इतना आप ऐसे गंदगी में नहीं खेलें। बट पहले के टाइम में अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो पहले के टाइम में क्या होता था, पेरेंट्स बच्चों को बाहर ऐसे ही छोड़ देते थे, मिट्टी में है कोई बात नहीं, खेलेगा सीखेगा गिरेगा। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत ज्यादा केयर करती है। तो इनेट गुडनेस रिव्यू ने क्या बोला कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको हमें नेचुरली ग्रो होने देना चाहिए, ज्यादा पेरेंटिंग केयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा नेचुरली ग्रो करेगा वो वैसे ही लर्न करेगा, वैसे ही इन्वायरमेंट से सीखेगा। तो ये आई थी सेकेंड थ्योरी इनेट गुडनेस रिव्यू की। थर्ड जो है साइको एनालिटिक थ्योरी विच वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया, 3 टर्म्स दी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, कि हमने कैसे कैटेगराइज करा। आईडी का मतलब है ओरिजिनल आइडेंटिटी, कि हमारी बाय बर्थ होती है, बाय बर्थ होती है ये कि हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी कैसी है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, तो दैट इज आईडी। और सिगमंड फ्रॉइड ने इसको ट्रू साइकिक रियलिटी बोला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकेंड टर्म थी दैट इज ईगो। ईगो का मतलब क्या है कि हमारा जो आईडी है हम उसको कैसे मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है, हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे मेंटेन करके रख रहे हैं, हम अपनी रियलिटी को कैसे मेंटेन करके रख रहे हैं, दैट इज ईगो। और यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट आईडी और ईगो में क्या डिफरेंस है, देखो आईडी में क्या है, आप कैसे ओरिजिनल अपने आप को दिखा रहे हो, नीड क्या है आपके माइंड की, नीड ऑफ माइंड इज कॉल्ड आईडी। But in case of ego, it helps to create an individual, to create a difference between, to maintain a balance between pleasure and pain.
उनको पता चलता है कि हमारे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पे ईगो में क्या आता है कि हमारी माइंड की नीड तो पता ही है, साथ साथ हम कैसे रियल वर्ल्ड को डील कर रहे हैं, दैट इज ईगो। और जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो डेवलप होता है 4 से 5 साल के एज ग्रुप में, जिसमें हमें पता चलता है जब हम इंटरैक्ट करना लोगों से स्टार्ट करते हैं, जब हम फैमिली से इंटरैक्ट करते हैं, सोशल लेवल पे इंटरैक्ट करते हैं, तो हम सीखते हैं कि रियलिटी क्या है लोगों की, हम क्या क्या चीजें वहां से सीख रहे हैं, कैसे हम अपनी लर्निंग कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, किस हद तक हमें कोई चीज सोशली एक्सेप्टेबल है, कैसे हम चीजों को सोशली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो आता है सुपर ईगो में। तो ये जो थ्योरी थी, ये दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। तो ये जो थ्योरी है, इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो नेक्स्ट थ्योरी हम इसके आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय एवरीवन।